मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा और उसकी प्रोसेस के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और फाइलोजेनी। ये दोनों टॉपिक आपके इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक हैं। आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ में हम अब तक तो हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस हुए या वो कैसे ओरिजिनेट हुए। अब जो स्पीशीज़ बन चुकी हैं, तरह तरह के बर्ड्स जो हैं, तरह तरह के एनिमल्स हैं जो प्लानेट पर, अपने अर्थ पर, तरह तरह के प्लांट्स हैं, उनकी जो स्पीशीज़ है वो स्पीशीज़ कैसे बनी, इस बारे में हम इस हेडिंग में पढ़ेंगे। और फाइलोजेनी एक नई टर्म आती है, इसको आप समझेंगे क्या होती है और इससे जुड़ी कुछ बातों को आप इस हेडिंग में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। अर्थ स्फीयर हैज़ प्रूव्ड वेरी फेवरेबल फॉर लाइफ। ये इसमें एक पैराग्राफ है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको हम रिपीट करेंगे। ये हमने इस हेडिंग में लिखा था, अर्थ फेवरेबल एटमॉस्फेयर। लाइफ इन ऑर्डर टू अडेप्ट इटसेल्फ एज पर द एनवायरमेंटल वेरिएशन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैज़ टेकन डिफरेंट शेप्स। अर्थ एटमॉस्फेयर जो है वो लाइफ के लिए बहुत फेवरेबल रहा और लाइफ ने भी जो एनवायरमेंटल वेरिएशन आए, जो चेंजेस हुए एनवायरनमेंट में आके एटमॉस्फेयर में, उस हिसाब से खुद को क्या किया, अडेप्ट किया, अपने खुद में चेंजेस किए, जिससे वो लाइफ उसमें बनी रह सके। डिफरेंट डिफरेंट उसने शेप्स ली। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर कैरेक्टर्स ओवर जनरेशन इज कॉल्ड ए स्पीसीज। ये डेफिनेशन आप पहले भी देख चुके हैं। एक ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो काफ़ी सालों तक खुद को बनाए रखे, वो क्या बन जाता है, स्पीसीज बन जाता है। Approximately 3 lakh species of flora, 12 lakh animals and about 10 lakh species of microorganisms are found. According to, यहाँ तक आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आती है आपकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से जुड़ी थ्योरीज। अकॉर्डिंग टू नियो डार्विनिज्म, डार्विनिज्म और न्यूटनिज्म का जो मिक्सचर है, वो थ्योरी क्या कहती है, द डेवलपमेंट ऑफ स्पीसीज डिपेंड्स अपॉन वेरिएशन जनरेटेड इन ऑर्गेनिज्म एंड स्ट्रगल एसोसिएटेड विद द लाइफ। उस थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि जो स्पीशीज़ बनती हैं वो कैसे बनती हैं, कंपटीशन होता है आपस में सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में, और जो माइटी और शक्तिशाली और फिट होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं और उनकी क्या बन जाती है, स्पीशीज़ बन जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फ्यू लॉन्ग नेक्ड जिराफ वुड हैव सडनली ओरिजिनेटेड। अब इस थ्योरी का एग्जाम्पल है कि जो लंबी गर्दन वाले जिराफ हैं वो कैसे आए, और उनकी स्पीशीज़ अब तक उनकी ही चल रही है। पहले कहते हैं कि छोटी गर्दन का जिराफ भी हुआ करता था, वो अब ख़त्म हो चुके हैं, सारे जिराफ लंबी गर्दन के बचे हैं। ऐसा कैसे? According to this theory, the long-necked giraffe would have suddenly originated among the giraffe's ordinary neck length. पहले ऑर्डिनरी नेक लेंथ वाले जिराफ थे, पर उनमें ये अचानक आ गए। अब ड्यू टू इट्स लॉन्ग नेक, इनकी लॉन्ग नेक थी तो न्यू जिराफ कुड ईट मोर फूड, तो वो ज़्यादा खाना खा सकते थे देन द ओल्डर वन, जो पुराने थे उनसे। क्योंकि वो नीचे से, ज़मीन से तो खा ही सकते हैं, ऊंचे पेड़ों से भी खा सकते थे। छोटी गर्दन वाले ऊंचे पेड़ों से खा नहीं सकते, तो उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता रहा, तो उनसे ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग आई, उन्होंने ज़्यादा जनरेशन की, क्योंकि जितना कोई इंसान फिट रहेगा उतना ही उसका ऑफ स्प्रिंग भी अच्छे रहेंगे। इज द लॉन्ग रन द प्रेजेंट स्पीसीज ऑफ जिराफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ द लॉन्ग नेक्ड जिराफ। तो जब लंबे टाइम तक ऐसा चलता रहा कि लॉन्ग नेक्ड जिराफ ज़्यादा न्यूट्रिशन लेते रहे, वो ज़्यादा फिट रहे, उन्होंने ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग पैदा किए, तो आज हम नई जो स्पीसीज देखते हैं जिराफ की, वो कौन सी है, वही लॉन्ग नेक्ड जिराफ की है। ये तो कहा न्यू डार्विनिज्म में। अब आती है मार्गुलिस ने। मार्गुलिस ने इस बात का डिसअप्रूवल किया था, आपने कल देखा था। तो डिसअप्रूवल में उन्होंने क्या कहा, मार्गुली रेज द क्वेश्चन दैट हाउ डू सच, मार्गुली ने क्वेश्चन उठाया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बेनिफिशियल म्यूटेशन कॉज्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन अकर इन द ऑर्गेनिज्म, कि जो फ़ायदे की म्यूटेशन है, जो चेंजेज फ़ायदे के हैं, वो तो नेचुरल सिलेक्शन से अपने आप ही क्या हो जाएं, ऑर्गेनिज्म में आ जाएं। ऐसा क्यों हुआ? उन छोटी नेक वालों के साथ ऐसा क्यों हुआ कि उनको तो फ़ायदा मिला नहीं, लंबी गर्दन उनकी तो हुई नहीं और बाकियों की हो गई। म्यूटेशन आपने कल पढ़ा था, सडन चेंजेज होते हैं, तो सडन चेंजेज बेनिफिशियल हुए, ज़रूरी है क्या? मार्गुलिस सेड दैट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय एग्जांपल ऑफ ओनली एनिमल्स। उन्होंने कहा कि आप केवल एनिमल्स के एग्जांपल से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को नहीं बता सकते, क्योंकि एनिमल्स के अलावा भी बहुत सारे तरह के यहाँ क्रिएचर्स मिलते हैं। बाय एक्सप्लेनिंग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन विद द एग्जांपल ऑफ एनिमल वी मिस द 3 बिलियन ईयर हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। और अगर हम केवल एनिमल्स का एग्जाम्पल लेते चलें तो जो 3 बिलियन साल पुरानी हिस्ट्री है यहाँ लाइफ की, उसके बारे में कुछ बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले तो एनिमल से ज़्यादा अलग अलग तरह के क्रिएचर थे। डायनासोर थे, रेप्टाइल्स थे, बर्ड्स थे, मेमथ थे, एम्फीबियंस थे, इस तरह के कुछ एनिमल्स थे यहाँ।
देन मार्गुलिस ने क्या कहा, द बैक्टीरिया थ्रू म्यूचुअल कॉर्पोरेशन हैव गिवन राइज टू द एंटायर लिविंग वर्ल्ड, की जो बैक्टीरिया है उन्होंने ही म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, परस्पर सहयोग से पूरे वर्ल्ड को ओरिजिनेट किया है। द क्वेश्चन अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन डेवलपमेंट ऑफ स्पीसीज इज स्टिल अनआंसर्ड, बट एक परफेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रूव्ड क्वेश्चन अभी तक आंसर्ड नहीं है। यू कैन ऑल्सो थिंक समथिंग न्यू अबाउट दिस सब्जेक्ट। आप पढ़ रहे हैं, आप फ्यूचर में कभी साइंटिस्ट बन जाएं, इस फील्ड में रिसर्च करें, तो आप भी अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं, फिर आपकी थ्योरी पर डिस्कशन किया जाएगा। अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज सम स्पीसीज गॉट एक्सटेंट। अब ऐसा नहीं है, नेचर का रूल है कि नेचर बैलेंस रहती है, तो अगर नई स्पीसीज आती हैं तो कुछ पुरानी खत्म भी हो जाती हैं, जैसे आपने पहले भी पढ़ा था डायनासोर और डोडो बर्ड। द इंक्रीज पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन हैज रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ द हैबिटेट विच इन टर्न रिजल्टेड इन द डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ मेनी स्पीसीज। एक तो पॉल्यूशन बढ़ता है, फिर पॉपुलेशन बढ़ती है, तो जगह की लड़ाई होती है, जगह की लड़ाई में कई स्पीसीज़ को नुकसान होता है, कई स्पीसीज़ को फ़ायदा होता है। जिनको नुकसान होता है उनके नंबर कम हो जाते हैं, जिनको फ़ायदा होता है वो अपनी स्पीसीज़ बढ़ा लेते हैं। डोमेस्टिक बर्ड्स लाइक स्पैरो आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। जैसे स्पैरो आजकल ख़त्म होने की कगार पे, पहले स्पैरो बहुत घूमा करती थी, आजकल देखने को नहीं मिलती हैं। ये पैराग्राफ आपने पहले भी डिस्कस किए है। अब बढ़ते हैं अपन फाइलोजेनी की तरफ। तो ये था आपका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ की दो थ्योरी, न्यू डार्विनिज्म की थ्योरी और मार्गुलिस की थ्योरी। फाइलोजेनी अब देखिए क्या कहते हैं। फाइलोजेनी बेसिकली एक हिस्ट्री होती है किसी भी स्पीसीज़ की। हम किसी स्पीसीज़ की हिस्ट्री के बारे में जब रीड करते हैं तो उस बात को हम क्या कहते हैं, फाइलोजेनी कहते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म सीम्स डिफरेंट इन अपीयरेंस बट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ इज सेम। या आपने देखा था बैट के, चीता और ह्यूमन और फिन्स ऑफ फिश के एग्जाम्पल में, कि बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है बट बाहर से वो अलग अलग दिखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मार्गुलिस, बैक्टीरिया विद म्यूचुअल कॉर्पोरेशन हैव गिवन बर्थ टू द एंटायर एनिमेटेड वर्ल्ड। आप मार्गुलिस थ्योरी में लाइन याद कर लीजिए, ऊपर भी पढ़ी आपने, कल वाले पैराग्राफ में भी थी और आज भी है, कि मार्गुलिस ने क्या कहा, बैक्टीरिया परस्पर सहयोग से एनिमेटेड पूरा ये वर्ल्ड बनाया। एनिमेटेड का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला, इनएनिमेटेड का मतलब नॉन लिविंग। लाइफ हैज ओरिजिनेटेड ओनली वंस एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ द लाइफ आर क्रिएटेड फ्रॉम दिस। लाइफ केवल एक बार बनी है अर्थ पर और बाकी सारी जो फॉर्म है लाइफ की वो इनसे क्रिएट हुई हैं। ऑल द स्पीसीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सारी आपस में डिपेंडेंट है। द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ वन स्पीसीज कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन अदर। एक तरह की स्पीसीज खत्म होती है तो उसका असर दूसरे पर भी पड़ता है। एज ए थ्योरी द अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन नासा हैज ऑल्सो स्टार्टेड टू बिलीव दैट होल अर्थ इज वर्किंग टुगेदर एज एन ऑर्गेनिज्म। नासा ने भी ये बात माना है कि पूरी की पूरी अर्थ एक ऑर्गेनिज्म की तरह वर्क कर रही है। एक ऑर्गेनिज्म से मतलब सभी इंटरडिपेंडेंट हैं। देयरफॉर फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द ह्यूमन बींग्स वन शुड कंसिडर ईच एंड एवरीथिंग एज वन यूनिट। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर ह्यूमन बींग्स तक हर किसी को एक मानना चाहिए। हम इसको आप छोटा सा एग्जाम्पल दे दो, जैसे हम प्लांट्स पर डिपेंड हैं, इसके अलावा हम एनिमल्स पर, वेजिटेरियंस लोग मिल्क लेते हैं एनिमल से, मिल्क से हम वेजिटेरियंस का 50% न्यूट्रिशन का पोर्शन चलता है मिल्क के प्रोडक्ट से ही हम। तो अगर एनिमल्स पर हम डिपेंड नहीं होंगे, अगर मान लो भैंसों और गायों की स्पीसीज ख़त्म हो जाएं तो हम कहाँ से मिल्क लाएंगे। और किसी एनिमल्स का मिल्क इतना फ़ायदे का नहीं होता इंसानों के लिए। उसी तरह प्लांट्स नहीं होंगे अगर, तो वो जो भैंसें गाय होती हैं वो चारा खाती हैं, प्लांट्स में ग्रेजिंग करती हैं, वो कैसे करेंगे। तो वो प्लांट्स नहीं होंगे तो भैंस गाय नहीं रहेंगी। अच्छा, प्लांट्स मिट्टी में उगते हैं, मिट्टी को तैयार प्रिपरेशन उसकी जब करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं, ह्यूमस को बढ़ाते हैं, जिससे मिट्टी आपकी फर्टाइल होती है और प्लांट्स अच्छे उगते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम नहीं करेंगे तो वहाँ की मिट्टी कैसी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, वहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वहाँ फसल नहीं उगेगी, तो वो नुकसान हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके जो डिके एनिमल होते हैं, मर जाती है जो डेड बॉडी पड़ी रहती है एनिमल्स की, उनको सड़ा गला के मिट्टी में मिला देते हैं। वो ऐसा नहीं करेंगे तो आपके बदबू आएगी उस जगह कोई जाना पसंद नहीं करेगा और एनवायरनमेंट में वहाँ एयर क्या हो जाएगी, पॉल्यूट हो जाएगी। इस तरह सब चीज़ एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। ईच स्पीसीज फाउंड ऑन द अर्थ हैज डेवलप्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज और एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यू टू द डिफरेंट रीजन इन प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज। जो भी स्पीसीज अभी अर्थ पर है वो या तो किसी पुरानी स्पीसीज से डेवलप हुई है या उनमें कुछ वेरिएशन हो गए सडन, जिन्हें म्यूटेशन भी कहते हैं, उनसे हुई है। जैसे आपने जिराफ का एग्जांपल देखा। फॉर दिस रीजन ईच स्पीसीज हैज इट्स ओन हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन। इस वजह से हर स्पीसीज का एक खुद का इवोल्यूशन की क्या है, हिस्ट्री है, उसके विकास की एक इतिहास है। एंड दिस हिस्ट्री इज कॉल्ड फाइलोजेनी ऑफ ए स्पीसीज। इस हिस्ट्री को क्या बोला जाता है, फाइलोजेनी।
फाइलोजेनी का जनरल मतलब होता है स्टडी ऑफ फाइलोजेनेसिस, और फाइलोजेनेसिस होता है हिस्ट्री। यूजिंग डिफरेंट साइंटिफिक मेथड द फाइलोजेनी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज हैज़ बीन इल्यूसिडेटेड। डिफरेंट मेथड से डिफरेंट फाइलोजेनी को ढूंढा जा सकता है या गेट किया जा सकता है। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमर चेन रिएक्शन इट इज़ नाउ पॉसिबल टू नो द फाइलोजेनी ऑफ वेरियस स्पीसीज इन ए वेरी कन्वीनियंट एंड क्विक वे। आजकल डीएनए टेस्टिंग का जो मेथड चल चुका है उससे हम किसी भी स्पीसीज के डीएनए के बारे में पता कर सकते हैं और उसके एंसेस्टर, उसके पूर्वजों के बारे में पता कर सकते हैं। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू नो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ए पर्सनल ओरिजिनल एंसेस्टर्स। पीपल हैव स्टार्टेड एनालाइजिंग दियर डीएनए क्यूरियसली। इससे लोग डीएनए टेस्ट अपना करवाते हैं, उससे पता करते हैं कि एनालाइज करके डीएनए को हमारे एंसेस्टर कौन रहे होंगे। समटाइम वाट इज़ विजिबल टू अस इज जस्ट अपोजिट टू द हिस्ट्री। कभी कभी हमें जैसा लगता है कि हम तो वहाँ से आए होंगे, हिस्ट्री कुछ उसके जस्ट अपोजिट होती है डीएनए से। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, एन अमेरिकन पर्सन यूज्ड टू रिडिक्यूल द अफ्रीकन पीपल एंड कंसीडर देम इन्फेरियर। एक अमेरिकन पर्सन था जो रिडिक्यूलेट मतलब बेकार समझता था अफ्रीकन लोगों को, और उनको इन्फेरियर मतलब काला भद्दा ऐसा नाम से कंसीडर करता था उनको कि ये तो बेकार लोग हैं। जब उसका डीएनए एनालिसिस हुआ, ऑन डीएनए एनालिसिस ही हिमसेल्फ वाज फाउंड टू बी अफ्रीकन ओरिजिन। तो ये पता चला कि वो खुद कहाँ का है, अफ्रीका के ओरिजिन का है। उसके जो फैमिली एंसेस्टर थे वो अफ्रीका के थे, वो आकर अमेरिका में रहने लग गए होंगे, देन वो अमेरिकन हो गया। इस तरह आप डीएनए से उसको तो लगा मैं अमेरिकन हूँ, अफ्रीकन बेकार है, बट वो खुद कहाँ का निकला, अफ्रीका का। इसी तरह अमेरिकन को रेड इंडियन भी कहा जाता है। इट इज़ क्लियर दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ द कास्ट और रिलीजन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। तो ये बात यहाँ से क्लियर होती है कि हम सबका एक ही एंसेस्टर, द ओरिजिन ऑफ होल मैनकाइंड इज़ द सेम। तो हम जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं किसके ऊपर, जाति और धर्म के ऊपर, वो बिल्कुल गलत है। रूप रंग के ऊपर इंसान को देखना है तो उसके बिहेवियर से चेक कीजिए, उसके एटिकेट से चेक कीजिए, उसके बोलने के ढंग तौर तरीके से चेक कीजिए। नो कास्ट और नो रिलीजन मेक्स एनीवन सुपीरियर और लोअर। ओके, तो ये था आपका आज का चैप्टर। आप इन इम्पोर्टेंट्स पॉइंट को रीड करेंगे, नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। पढ़ाई अपनी करते रहें। कल की छुट्टी के दिन पूरा ये डिस्कस कर लें चैप्टर, वापस अपने माइंड में अपने आपस में डिस्कस कर लें। कोई डाउट हो तो उसे सेंड कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।